गरीब की जादुई पत्तों वाली साड़ी। नेहा दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया करती थी। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी नेहा के सर पर थी, क्योंकि नेहा के पति मोहन का काम लगभग 6-7 महीने से नहीं चल रहा था। 6-7 महीने से मोहन घर पर ही बैठा हुआ था। नेहा अकेले ही पति और दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। नेहा जहाँ पर भी काम किया करती थी, वहाँ पर बिरजू और रवि नाम के 2 आदमी थे। दोनों की बुरी नजर नेहा पर थी, क्योंकि नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रोज रोज काम पर आने की वजह ना ये नेहा ही है। इसकी खूबसूरती ही हमें यहाँ बार बार खींच लाती है, वरना इतनी धूप में किसका मन करे यहाँ काम करने का। वो तो बिल्कुल सही है, मैं खुद नेहा को देखने के लिए ही आता हूँ। इसकी खूबसूरती देखकर तो मेरा दिन ही बन जाता है। अब किसी दिन मौका पाकर इसकी खूबसूरती हासिल हो जाए, बस मन की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोनों नेहा को बार बार घूर रहे थे। तभी नेहा की नजर उन दोनों आदमियों के ऊपर चली जाती है। नेहा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वे उन दोनों से कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही शाम को नेहा घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में रवि और बिरजू नेहा का पीछा करने लगते हैं। नेहा की सांस अटकी पड़ी थी। बेचारी भागते हुए अपने घर आ जाती है। नेहा को इस तरह हांफता हुआ देखकर उसका पति मोहन कहता है, क्या हुआ, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या तुम्हारे, जो तुम इस तरह से भागते हुए आ रही हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वे कुत्ता पीछे पड़ गया था, बस इसलिए भाग रही थी। अब आप चिंता मत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम जितना उन कुत्तों से डरोगी ना, उतना वो कुत्ते तुम्हें काटने को दौड़ेंगे, इसलिए शांति से वहाँ खड़ी रहना था तुम्हें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितना डरोगे ये उतना ही डराते रहेंगे। खैर अब मैं नहीं डरूंगी इन लोगों से। इतना बोलकर नेहा रसोई घर में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। नेहा के दिल दिमाग में बार बार बिरजू और रवि ही चल रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से नेहा अपने परिवार को खाना बनाकर खिला देती है और थोड़ी देर में सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह नेहा फिर से काम पर जाती है। बार बार बिरजू रवि नेहा को घूर घूर कर देख रहे थे और उसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे। नेहा को गुस्सा आ जाता है और फिर बिरजू और रवि को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। क्या तुम्हारे घर में माँ बेटियाँ नहीं है, जो तुम इस तरह से मेरे ऊपर बार बार उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो? अगर तुम्हारे घर की औरतों को इस तरह से कोई छेड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतना सब होने के बाद बाकी के लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर काम करवाने वाला ठेकेदार आता है। ठेकेदार रवि और बिरजू दोनों को कम पैसे निकालते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से, तुम जैसे बदतमीज लोगों की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे घर में माँ बेटियाँ नहीं है क्या, जो तुम इस तरह से किसी औरत को परेशान कर रहे हो? अगर तुम्हारी माँ बेटी के साथ ये सब हो तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, और दूसरों के साथ करो तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। हाँ मालिक, हमें माफ कर दो, हमें काम पर से मत निकालो, हमें काम की बहुत जरूरत है। हमने नेहा बहन के साथ जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमें काम से मत निकालो। मुझे कुछ नहीं सुनना, एक बार मैंने फैसला सुना दिया तो सुना दिया। मैं किसी भी औरत के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने जो किया है वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। तुम किसी गरीब औरत का इस तरह से मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? ठेकेदार उन दोनों की एक नहीं सुनता और उन दोनों को काम से निकाल देता है। ऐसी शाम को नेहा घर वापस आ रही थी। रवि और बिरजू अब नेहा के सामने थे। वे दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते नेहा एक जंगल की ओर बढ़ जाती है। नेहा की साड़ी एक पेड़ में लग जाती है। नेहा इस बात से अनजान थी कि उसकी साड़ी कहीं फंस चुकी है। वे खुद को बचाते हुए बहुत तेजी से भाग रही थी। साड़ी फंसने के कारण साड़ी आधे से ज्यादा फट चुकी थी। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे बड़े बड़े पेड़ पौधों के बीच जाकर छुप जाती है। उसी से एक बड़ा सा पौधा था जिस पर बड़े बड़े पत्ते बने हुए थे। उन पत्तों में से आवाज आती है और वो पत्ते नेहा से बोलते हैं, क्या हुआ नेहा, तुम इतना डर क्यों रही हो? अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब एक सुरक्षित स्थान पर आ चुकी हो। नेहा को लगता है कि रवि और बिरजू आ गए, लेकिन वे पत्ते बार बार नेहा को पुकार रहे थे। तभी ये पत्ते नेहा से बोलते हैं, अरे नेहा, हमारी ओर देखो, हम जादुई पत्ते हैं और हम हमेशा जरूरतमंद लोगों और अच्छे लोगों की मदद करते हैं। तुम्हें इस तरह से मुसीबत में देखकर हमने ही जानबूझकर तुम्हारी साड़ी पेड़ में फंसाई, ताकि तुम खुद हमारे पास चल कर आओ। अगर तुम सच में जादुई पत्ते हो तो भगवान के लिए मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। लेकिन मेरी साड़ी तो फट चुकी है और इस फटी साड़ी से मैं कैसे घर जाऊंगी? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हम है ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें पत्ते की साड़ियाँ बनाकर देंगे। और बताओ, और तुम्हारी क्या इच्छा है जो हम पूरी कर पाए? मुझे हमेशा हमेशा के लिए रवि और बिरजू जैसे लोगों से छुटकारा मिल जाए। इन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। गरीबी में अकेली अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ और ये लोग मुझ पर गंदी नजर बना कर रखते हैं। इन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है, मुझे चैन से कमाने खाने भी नहीं देते हैं। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
इतना बोलकर जादुई पत्ते नेहा के लिए पत्तों वाली साड़ियाँ बना देते हैं। नेहा पत्तों वाली साड़ी पहनकर जादू से उड़ते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन नेहा वही पत्ते वाली साड़ी पहनकर काम पर जा रही थी। तभी फिर से बिरजू और रवि उसके सामने आ जाते हैं। नेहा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अचानक से नेहा के अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है और नेहा रवि और बिरजू को मार गिराती है, जिसके बाद रवि और बिरजू वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तभी जादुई पत्तों से आवाज आती है और नेहा से बोलते हैं, देख लिया नेहा, कहा था ना कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जादुई पत्तों, तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, हमारा फर्ज था तुम्हारी मदद करना। इस तरह से नेहा हंसी खुशी अपने काम पर जाती है और काम करके घर वापस आ जाती है। नेहा घर आकर देखती है कि घर में खाना भी नहीं था। बेचारी उदास हो जाती है। तभी जादुई पत्ते नेहा को उदास देखकर बोलते हैं, नेहा, अगर तुम्हारे घर में खाना नहीं है या फिर तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी है तो तुम हमें बोल सकती हो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मेरे घर में खाना नहीं है, पूरा परिवार भूखा सोएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी जादुई पत्ते नेहा को और नेहा के परिवार के लिए खाना मंगा देते हैं। जादुई पत्तों की मदद से नेहा अपने हर काम को आसान कर लेती है। ये कहानी रामपुर नाम के एक गांव की है, जहां सभी गांव वाले एक साथ रहा करते थे। पर जब भी बारिश हुआ करती तो उस गांव में एक लंबी सी चुड़ैल आ जाती और चुड़ैल को देख कुछ गांव वाले छिपकर अपने घर में बैठ जाते तो कुछ लोग खुश हो जाया करते। ऐसे ही एक दिन आधी रात को तेज बारिश होती है। सुमित्रा, फिर से बारिश होने लगी, जल्दी से घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दे और बाबा ने जो राख दिया है उसे घर के चारों तरफ छिड़क दे। ये सब तुम्हारे कर्म हैं जो मुझे भी भुगतने पड़ रहे हैं। अरे क्या कसूर था उस लड़की का जो तुम लोगों ने मिलकर उसकी जान ले ली और फिर चुड़ैल बनकर अपनी मौत का बदला तुम सबसे ले रही है। अरे भाग्यवान, दोष देना बंद करो। मैं थोड़ी ना जानता था कि वो लड़की मर जाएगी और मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाएगी। सारी गलती तो उसके ससुराल वालों की है। सारी गलती तो उसके ससुराल वालों की है, पर सजा तो हम गांव वाले भुगत रहे हैं ना। वे भी इसलिए क्योंकि तुम गांव वालों ने उनके ससुराल वालों का साथ दिया था। वे लोग तो आराम से अपने घर में बैठे हैं। आखिर उन्होंने पैसे फूंक कर अपना घर जो बनवा लिया। अब उस घर में कोई भी भूत चुड़ैल नहीं जा सकता, इसलिए वे चुड़ैल हमें मारती है। इतना बोलकर सुमित्रा बाबा की दी हुई राख अपने घर में छिड़कने ही वाली होती है कि तभी वो लंबी चुड़ैल अपने लंबे हाथ करके सुमित्रा के पति को बाहर निकाल देती है और उसे हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद उस आदमी की लाश कहाँ जाकर गिरती है किसी भी गांव वालों को नहीं पता चलता और चुड़ैल हंसती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से बारिश होती है और वो चुड़ैल फिर से वापस आती है। मैं आ चुकी हूँ। जो कोई भी मेरी मौत में शामिल था मैं उन सबको मार डालूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर तुम सब कब तक मुझसे बचते हो। इतना बोलकर एक बार फिर चुड़ैल एक घर की छत उखाड़ देती है और उसमें से दोनों पति पत्नी को निकालकर अपने पैरों तले रौंद देती है। इसी तरह हर बार चुड़ैल आती और किसी न किसी की जान लेकर चली जाती। ऐसे ही एक दिन फिर से बारिश में चुड़ैल आती है और जब वो सपना के पति पर हाथ डालती है तो सपना उसके सामने अपने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उससे अपने पति की जान की भीख मांगती है। नहीं काजल, मेरे पति को छोड़ दो। मैं जानती हूँ मेरा पति भी शामिल था, पर वे तुम्हें मारना नहीं चाहता। इनकी मजबूरी थी क्योंकि हम गरीब हैं। अगर मेरा पति तुम्हारे ससुराल वालों का साथ नहीं देता तो वे लोग इन्हें मार देते। तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, क्या तुम मुझसे मेरा सुहाग छीन लोगी? तू मुझे अपनी दोस्त कहती है तो तूने अपने पति से कहकर मेरी जान क्यों नहीं बचवाई? और अगर तू सच में कहती है कि मैं तेरे पति को छोड़ दूं, तो तू कुछ भी कर और मेरे ससुराल वालों को उस घर से बाहर निकाल, ताकि मैं उन सबको अपने हाथों से मार सकूं। मैं भी उन्हें ठीक उसी तरह मौत देना चाहती हूँ जो आज से 5 साल पहले उन लोगों ने मुझे दी थी। तू जानना चाहती है तेरी दोस्त की मौत कितनी बेदर्दी से हुई थी? अरे कलमुही, मेरे बेटे का एहसान मान। उसने तुझसे शादी कर ली, पर तू मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। खम्बे जैसी घर में घूमती रहती है। तेरी वजह से पूरा गांव मुझ पर हंसता है। माँ जी, अगर मैं खम्बे जैसी लंबी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी अंकुश मुझसे प्यार करता था, इसलिए उसने मुझसे शादी की। काजल की ये बात सुनकर काजल की सास को बहुत गुस्सा आता है। जब भी काजल की सास या काजल की ननद बाहर जाते, गांव के कुछ लोग उसका मजाक बनाते। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ काजल की सास काजल पर अत्याचार करने लगती है और एक दिन वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी बहू को मारने की साजिश रचती है। मेरा बेटा कुछ सालों के लिए विदेश गया है
मैं सोच रही हूँ कि आज इस कलमुही का काम ही खत्म कर देती हूँ। तेज बारिश भी हो रही है, भगवान भी मेरे साथ है। बस तुम सबको झूठ बोलकर उस गन्ने जैसी लंबोदरी को खेत में बुलाना होगा ताकि मैं उसे पानी में डुबा डुबा कर मार सकूं। ये तो गलत है। आप सिर्फ उस बेचारी को इसलिए मारना चाहती हैं क्योंकि वो बहुत लंबी है और आप उसे पसंद नहीं करती। ये तो गलत है। हाँ, तू मुझे सिखाएगा क्या सही क्या है गलत क्या है? भूल मत, तू मेरे पास काम करता है और मेरी वजह से तेरे घर में चूल्हा जलता है। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। तुझे कुछ नहीं करना, वे कलमुही बस तेरी बात बहुत मानती है क्योंकि तेरी बीवी उसकी सहेली है। इसलिए तू उससे झूठ बोल कि तेरी बीवी ने उसे बुलाया है और उसे अपने खेत पर लेकर आ। बाकी का काम मैं और मेरी बेटी और मेरे आदमी कर लेंगे। सपना का पति न चाहते हुए भी काजल की सास की बात मान जाता है और उसे झूठ बोलकर खेत में ले जाता है। काफी तेज बारिश हो रही थी, खेत में पानी भर चुका था और काजल की सास काजल को पानी में धक्का दे देती है और तभी आसमान से बिजली टूटकर पानी में गिरती है और पल भर में ही काजल की मौत हो जाती है। अब तो ही बता कैसे ना मारूं मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से मार दिया। आखिर मेरा क्या ही दोष था? यही कि मैं गांव में सबसे लंबी थी। अगर मैं लंबी थी तो इसमें मेरा क्या दोष था? काजल, सच में तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर मैं तेरी मौत का बदला लूंगी। मैं तेरे ससुराल वालों को यहाँ घसीट कर लाऊंगी तो उनसे अपनी मौत का बदला ले लेना। बस मेरे पति को छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ, मेरे पति को छोड़ दे। सपना चुड़ैल से वादा करती है कि वो उसकी मौत का बदला लेने में उसकी मदद करेगी, इसलिए चुड़ैल उसके पति को छोड़ देती है। अब सपना अगले दिन झूठ बोलकर उसकी सास और ननद को खेत में ले जाती है और तभी तेज बारिश होती है और चुड़ैल वहाँ आ जाती है। आखिर वह दिन ही आ गया जब मैं तुझे उसी तरह से मारूंगी जैसे तूने मुझे मारा था। आज देखती हूँ तू कैसे बचती है मुझसे। सपना की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझसे झूठ कहा कि मेरा बेटा विदेश से लौट आया है और वह खेत में अधमरी हालत में है। तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं तुझे और तेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। और जो तूने किया वो सही था। तूने भी मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा किया और इसमें मेरे पति को फंसाया। तेरी यही सजा है, तुझे मिलनी चाहिए। सासू माँ, अब आपके दिन पूरे हुए। उल्टी गिनती गिन लो क्योंकि आसमान से बिजली गिरने वाली है। खेत में भी पानी भर चुका है। अब अपनी बेटी के साथ इसी पानी में डूब कर मर जाओ जैसे तुमने मुझे मारा था। इतना बोलकर चुड़ैल ठीक उसी तरह से अपनी सास और ननद को मारती है जैसे उन्होंने उसको मारा था। बदला पूरा होने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।